So dear students, welcome to back my YouTube channel YN Maths Academy. Dear students, today I will discuss you math important topic arithmetic progression for class 10th term 2 एग्जाम. तो dear students, जैसा आप जान रहे हैं कि काफी गैप के बाद हम एक बार फिर से अपने चैनल पर आए हैं. तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का कि कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको. इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आपको हम जितने भी टॉपिक हैं 10+2 के मतलब क्लास 10th के सीबीएसई के टर्म 2 के हर टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे रेगुलर आपको बिफोर एग्जाम योर मैथ. तो आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का टॉपिक है, चैप्टर है, उसको कैसे आप अब जितना टाइम बचा हुआ है उसमें कैसे आप रिवीजन करें और किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आप देखें. तो मैंने पहले भी बताया है इन ऑफलाइन क्लास और वैसे भी कि आपको इस समय अब सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर फोकस करना है और प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो प्रॉब्लम है उसको फोकस करना है. और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कोई अदर मैटर्स या अदर बुक्स पर नहीं फोकस करना है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए. आप एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करिए. और अगर आपके पास अवेलेबल है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स अगर आपके पास हो तो उसकी प्रॉब्लम्स को भी अगर आप देखेंगे तो आई होप कि आपके 100% क्वेश्चन अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के हो जाएंगे. देखिए मैथ है, मैथ में सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात ये कंफर्म है कि आपका कंसेप्ट सेम होगा. बस हो सकता है डिजिट कन्वर्ट कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा तो है नहीं. आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 3 टॉपिक मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन मेनली अराइज करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है, सिर्फ 2 ही 3 फार्मूला है. एक nth टर्म का फार्मूला है कि कोई सीरीज अगर दी हो तो nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको तो आप सबको मालूम है कि किसी सीरीज में nth टर्म कैसे निकालते हैं. फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस t. तो आप एक फार्मूला ये याद रखिए. देखिए स्टेप मार्किंग है तो आपको फार्मूला तो कम से कम याद ही होना चाहिए. प्रॉब्लम में जहां तक आप समझ सकते हैं उसको करिए और उसके अगर फार्मूले को भी राइट कर देंगे तब भी आपको स्टेप मार्किंग में कुछ नहीं नंबर तो मिल ही जाएगा. तो ज्यादा फार्मूला भी नहीं है. आपको an = a + n - 1 × d लगाया जाता है वो जब आपको किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किया जाए. जब कभी भी टर्म की बात करेगा कि कितने टर्म पर या किस टर्म पर प्रॉब्लम में कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा, ठीक है ना, इस तरफ या लास्ट टर्म निकालना, टर्म वर्ड जहां पर आएगा वहां आपको ये कंफर्म है कि यही फार्मूला यूज होगा. ठीक है. अब इसके बाद में अच्छा यहाँ टर्म जो होता है वो यन जो डिनोट करता है वो टर्म को डिनोट करता है. और यन या तो फिर एक फार्मूला सम का होता है, सम ऑफ सीरीज होता है SN. इसमें भी आपने पढ़ा है कि n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू 2 एक फार्मूला होता है ये. जब आपको किसी सीरीज का नंबर ऑफ टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तब आप इस फार्मूले को यूज करते हैं सम निकालने के लिए. लेकिन अगर इन केस अगर आपको सीरीज नहीं मालूम है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है, तो 15 टर्म का सम निकालिए, 10 टर्म का सम निकालिए, n टर्म का सम निकालिए. तो उसके लिए भी एक अलग से आपने फार्मूला पढ़ा है कि SN = होता है, वो इसी से डिराइव होता है. तो वो होता है n/2. डायरेक्ट आपको याद रखना है a + l. ये उसलिए यूज करेंगे जब आपको सम निकालने के लिए फार्मूला ये तब यूज होता है जब आपको क्या हो, a मालूम हो, क्वेश्चन में a मालूम हो और लास्ट टर्म मालूम हो सीरीज का. तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से सम निकाल सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में एक फार्मूला और इसमें आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो फार्मूला एक्चुअल में देखा जाए तो है तो नहीं, लेकिन यन टर्म के लिए जैसे कभी कभी प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपसे कह देता है कि लास्ट से अगर 10 टर्म निकालो, लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना हो सीरीज में, तो डायरेक्ट आपने फार्मूला पढ़ा है इस l के प्लेस पर. तो an जब आपको लास्ट से nth टर्म निकालना होता है फ्रॉम लास्ट. अगर ये आपको nth टर्म फाइंड करना है और लास्ट से फाइंड करना है तो आपने सीरीज में पढ़ा है ये फार्मूला है, डायरेक्ट यूज करिएगा. अगर आप समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट यूज कर दीजिए. जहां पर जैसे लास्ट कोई सीरीज देखिए आप A1 A2 A3 एंड सो ऑन L कोई सीरीज है, तो अब उस केस में जब आप लास्ट से बात करोगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, L हो जाएगा.
तो इसलिए नया फार्मूला यही फार्मूला है, इसमें सिर्फ क्या हो जा रहा है, एक जगह पर यल हो जा रहा है, ठीक है। और चूंकि सीरीज रिवर्स हो रही है तो यहाँ से ये जो डी है, जैसे A2 माइनस A1 डी से निकलता है, अब यहाँ से जब लास्ट वारिस करोगे तो A1 माइनस A2, यानी कि जहाँ प्लस आएगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी है, डी माइनस होता है, इसलिए इस फार्मूले को डायरेक्ट चेंज करके बताया जाता है कि n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक फार्मूला आपको है उस केस में जब आपको लास्ट से कोई टर्म निकालना हो। ध्यान दें, 1 2 3 4 सिर्फ 4 फार्मूलेज हैं जिसपे सिर्फ 4 तरीके की प्रॉब्लम्स है। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के चैप्टर में तो इन्हीं चारों फार्मूले पर ही आना है और कोई फार्मूला नहीं। आप समझिए कि इन्हीं चारों फार्मूले से आपको कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिल सकता है, हो सकता है 3 मार्क्स में भी आपको मिल जाए। तो 4-5 नंबर तो 5-6 नंबर कंफर्म है आपको मिलेंगे ही अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से। और पढ़ना कितना है, सिर्फ आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लगा लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो है उसको भी करवा लीजिए। मैंने आपको बोला भी है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को पहले भी करवाया हूँ, तो उसको रिवीजन कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से। तो बस आपको फार्मूले याद रखना है। अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको डिफरेंट टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको इस पर डिस्कस कर दूँ। तो अभी मैंने एक प्रॉब्लम्स लिया है, चलिए हम लोग ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बात और कि सीबीएसई क्लास 10th की जो न्यू बैच है, मतलब कि 22-23 बैच जो है, यानी कि जिसका एग्जाम अभी जो बच्चे 9th में थे वो 10th में आए हैं, उनके लिए जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होगी, वही पुराने सेंटर पर जहाँ पर चलता था बैच। तो उसके लिए अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट नंबर सबको मालूम ही है, 9140539200। इस पर आप बात कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगा आपको कि हाँ कितने बजे से कौन सा बैच चल रहा है, ठीक है ना। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए, 12th के बच्चों के लिए भी है, और इधर जो 10th क्लास में बच्चे नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी ये ऑफलाइन बैच चल रहा है, ठीक है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, तो चलिए हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आपको इस प्रॉब्लम से हम 2 कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं और लास्ट टर्म में सम कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 10, 12 एंड सो ऑन 126। यही क्वेश्चन एक और बनता है, फाइंड द लास्ट 10 टर्म। यहाँ सम की जगह पर हम लास्ट 10 टर्म लगा देंगे फार्मूला। यही क्वेश्चन हो, लास्ट 10 टर्म फाइंड करिए, लास्ट फ्रॉम लास्ट 10 टर्म। तो कैसे निकालते हैं और लास्ट 10 टर्म का सम निकालना है तो कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी अभी अगर यही क्वेश्चन होता कि फाइंड द 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये क्वेश्चन होता, तब आपने अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा है कि an यानी कि A10 हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये उस केस में आप लगा लेते डायरेक्ट जब आपको लास्ट से 10 टर्म फाइंड करना होता। तो आप डायरेक्ट यल मालूम है यहाँ पर, हियर n इक्वल टू 126 है, हियर n इक्वल टू 126 है, a इक्वल टू 8 है एंड d इक्वल टू 12 माइनस 10 माइनस 8 है, यानी इक्वल टू 2। तो अब सारी चीजें आपको मालूम है, तो आप फ्रॉम लास्ट 10 टर्म निकाल सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। एक तरीका ये डायरेक्ट फार्मूला है, कोई भी सीरीज दी गई है, लास्ट से कोई टर्म फाइंड करना है, आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि n इक्वल टू एक जगह पर n लिख दीजिए और फार्मूले में माइनस लगा दीजिए। अब आगे जो है उसके बारे में देखिए कि आगे कैसे करना है आपको। अभी ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मुझे बात करना है। ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू आप कैसे लास्ट टर्म से टर्म निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टर्म नहीं फाइंड करना है। ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल इजी है लेकिन गलत करके आओगे और बाद में आओगे तो ये कहोगे कि सर हमने तो पूरा 100%, अभी जैसे टर्म 1 का रिजल्ट आया है उस समय जब पेपर देकर आए थे तो कह रहे थे कि अरे सर मेरा तो 40-40 है, 35 है, लेकिन अभी अभी जब रिजल्ट आया है तो पता चला है कि कौन कितना कहाँ क्या किया है, तो उसमें आपने जो गलती की है वो यहाँ ना करिए। इसलिए आप क्वेश्चन को
हाँ टाइम कम है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। जो 15 मिनट मिलता है उसमें आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए, टिक कर लीजिए कहाँ क्या चीज फाइंड करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में टर्म नहीं निकालना है लास्ट से, नहीं तो तुरंत लास्ट 10 टर्म बस तुरंत आप एन इक्वल टू यही गलती करोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। अभी आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम में, लास्ट से 10 टर्म का सम निकालना है, ना कि लास्ट 10 टर्म फाइंड करना है। ध्यान दो, दोनों में अंतर है। अगर आपको ये सम हटा दूं, फाइंड दैट लास्ट 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट 10 टर्म्स, तो आपका फार्मूला डायरेक्ट जो भी मैंने बताया उस पर डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तब ये प्रॉब्लम बदल गई है। अभी शुरू से 10 टर्म का सम निकालना होता तो बहुत इजी था, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, तब डायरेक्ट आप लगा देते। अभी जो मैंने थर्ड फार्मूला लिखा था कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये तो आप डायरेक्ट लगा देते। अब यहाँ पर देखिए यल मालूम है 126, ए मालूम है, डी की कोई जरूरत नहीं, 10 टर्म चाहिए, डायरेक्ट लगा दो, आपका सम आ जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि लास्ट से 10 टर्म का सम निकालिए। तो अब एक काम करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ अगर इसको लिखने की बात करें तो इसके सोल्यूशन की अगर देखो तो इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करो, इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, क्योंकि आप जानते हो कि ये पूरी सीरीज एपी में है यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में है। तो कॉमन डिफरेंस जो यहाँ है वो पूरे सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस आप जानते हो कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर। तो सीरीज को फर्स्ट बी राइट हियर रिवर्स ऑर्डर इन द सीरीज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सॉरी, हम सबसे पहले सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में राइट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट बी राइट एपी इन रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, तो ये हो जाएगी एपी जो हमारी वो क्या आएगी 126। हम इसको और आगे अगला टर्म्स कैसे बना रहे हैं, देखो ये क्योंकि डिफरेंस कितने चल रहा है 2 का, तो हम सीरीज में 2 टर्म्स और बना लेते हैं। तो 2 का डिफरेंस कर लो यहां से, कॉमा 126 124, अगला टर्म भी लिख सकते हो 122 एंड सो ऑन ये आप डायरेक्ट लिख दो 12, 10, 8। ये आपकी सीरीज हो गई रिवर्स ऑर्डर में, समझ रहे ना। जो आपको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन दिया है उसको हमने क्या किया है, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक। अब जब रिवर्स ऑर्डर में आपने लिख दिया तो ध्यान दो, जब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है तो अब तो सीरीज आपकी ये हो गई ना। अब हमारे पास जो सीरीज है वो ये दी गई है 126, 124, 122 एंड सो ऑन। अब हमें लास्ट टर्म से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ सीरीज में, अब ये क्वेश्चन सीधा हो गया। अब ये कह रहा है कि आपको 10 टर्म का सम निकालो। तो शुरू से यहां पर हियर आफ्टर रिवर्स ऑर्डर राइटिंग बी सी हियर a इक्वल टू 126, कॉमन डिफरेंस b इक्वल टू 124 माइनस 126 इक्वल टू -2 एंड n इक्वल टू 10 दिया है, 1 इक्वल टू 10 टर्म का सम निकालना है, n इक्वल टू 10 एंड टू फाइंड हियर S10 आपको फाइंड करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हम अगर इस तरीके से सम निकालना है लास्ट से, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सीरीज को रिवर्स में लिखेंगे, ठीक है ना। और रिवर्स में लिखने के लिए हम कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम होता है उसकी हेल्प लेकर के हम रिवर्स में इसको राइट कर लेंगे 2-3 टर्म तक, ठीक है। अब इसके बाद ये सीरीज हमारी सेम हो जाएगी पहले जैसे मैं हम सम निकालते थे, 10 टर्म का सम निकालना, अब हमारी सेम सीरीज हो गई। यहाँ पर ए निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए, और जितने टर्म का सम कह रहा है उतने टर्म को आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट अब यहाँ पर फार्मूला आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा, तो हियर वी नो दैट सिंस वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म SN इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि सम का ये फार्मूला, आपको सीरीज का एपी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कंफर्म है कि आप जो 4 फार्मूला मैंने बता दिया है उन्हीं 4 फार्मूले को ही यूज करना है। बाकी अगर आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से समझ सकोगे कैसे यूज करना है। तो अब ये फार्मूला मुझे मालूम है, तो n के प्लेस पर क्या है 10 है,
ठीक है, ए मालूम है आपको, यहाँ पर डी मालूम है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो S10 क्या आ जाएगा, S10 इक्वल टू n 10/2 इंटू 2a इंटू a की वैल्यू 126 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू d माइनस 2। आपने ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आएगा क्या मिलेगा, यहां से हम लिख दे रहे हैं S10 इक्वल टू आ जाएगा 5 अंडर ब्रैकेट में, यहां से 10 से कैंसिल करोगे तो 5 10 5 और 16 126 से मल्टीप्लाई करोगे अंडर ब्रैकेट, तो यहां से लिख रहा हूं, यही कर दे रहा हूं उधर, S10 इक्वल टू 5 इंटू 2 6 12 2 2 4 5 2 1 2 252 प्लस, यहां से ध्यान दो आप, देखो इस -2 का और यहां से 10 - 1 करोगे तो 9 आएगा, 9 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा, ये समझ रहे ना। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, 252 से -18 कर दो, 252 से अगर -18 करोगे तो क्या आएगा, 252 से -18 करो तो 234, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 234, ये आ जाएगा। और इसको अगर जब मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट तो ये आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ S10 इक्वल टू डायरेक्टली ये ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ S10 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 टू 17 1 के जाएगा, 5 2 जा 10 10 1 11, तो 1170 ये आ जाएगा लास्ट फ्रॉम लास्ट 10 टर्म सम। तो जो फ्रॉम लास्ट 10 टर्म सम आएगा वो क्या आएगा, 1170। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम थी, इसको हमने आपको इस तरीके से बताया कि आप चाहे वो लास्ट से टर्म भी निकालना हो। अच्छा, अब एक चीज यहां समझो, जैसे जब एक तो मैंने फार्मूला डायरेक्ट बता दिया था कि लास्ट से निकालना है तो यल -1 कर दो, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद आया कि लास्ट से टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो लास्ट से निकालना है तो सिंपल सी बात है, अगर अब ये सीरीज आप रिवर्स करना सीख गए हैं तो अब इसमें कोई भी टर्म कहेगा, अब ये लास्ट से अगर 10 टर्म निकालना होता तो अब तो डायरेक्ट an भी लगा सकते हो ना। इस सीरीज के लिए लास्ट से 10 टर्म निकालना है तब तो अब an भी लगा दो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, जो आपका फार्मूला कंटिन्यू में रहता है शुरू से सीरीज का टर्म निकालने वाला, उसी को अब यहाँ अप्लाई भी तो कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट आपको याद है फार्मूला लास्ट से कोई टर्म निकालने के लिए कि an इक्वल टू यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तब तो उसको लगा दो, नहीं आ रहा तो ये रिवर्स करके लगा लो, रिवर्स करने से भी आसानी से आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी। चलिए हम देखते हैं एक आध दो प्रॉब्लम और करवा देते हैं आपको, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने एक दूसरी प्रॉब्लम लिया है, ये भी अपने आप में एक एडवांस प्रॉब्लम है। थोड़ा सा जो नॉर्मल आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रॉब्लम्स दी गई है उससे ये फार्मूला एनसीईआरटी बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इस प्रॉब्लम तो मिलेगी, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा तरीका दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और अगर चाहे तो अलग दूसरे तरीके से भी फार्मूला भी है उससे भी निकाल लो चाहे, और चाहे इसके स्टेप में भी जाकर के फाइंड कर सकते हो। अब ये क्या है, ये दो तरीके की प्रॉब्लम एक्चुअल में होती है। जैसे पहली प्रॉब्लम आप देखिए, लिखा है इन एन एपी इफ SN इक्वल टू n 4n + 1 देन फाइंड द AP। आपको यहाँ क्या दिया गया है, कोई AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके n टर्म का सम दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, AN निकालना है, यानी कि आपको AP निकालना है, यानी कि उस AP को फाइंड करना है, पहला केस। दूसरा आपको क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम दी गई है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि आपको AN यानी कि nth टर्म पता होता है। क्या पता होता है, nth टर्म पता होता है, और उससे आपको सीरीज निकालना रहता है और चेक करना रहता है कि ये जो टर्म दिया गया है वो AP में है कि नहीं है। तो अगर AN के फॉर्म में कोई सीरीज, जैसे मान लो n + 1 दिया गया है, अगर AN दिया है और आपको ये पता करना है कि हाँ इस
सीरीज अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन फाइंड करो और सीरीज जो आएगी वो एपी में है कि नहीं है। तो ये तो बहुत ईजी है। एन के प्लेस पर 1 2 3 4 रखते जाओ, एक सीरीज बना लो और उसमें देख लो कॉमन डिफरेंस सेम हो, तब क्या होगा, एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूसरी है। यहाँ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको सम दिया है n टर्म का, किसी एपी के अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के n टर्म का सम दिया है, आपको उस सीरीज को फाइंड करना है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको पता है वी नो दैट, जहां डायरेक्ट पहले तो आपको दो फार्मूले से बता रहा हूं, वैसे आप इस फार्मूले को ही याद कर लीजिए और इसी से करिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो सीरीज में जो आपको फार्मूला पता है वो क्या है कि वी नो दैट, सिंस वी नो दैट an इक्वल टू SN माइनस SN-1, ये एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी कि एक फार्मूला ये भी आपको जान लो कि इसको याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा और इस फार्मूले से कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो सीरीज निकालने के लिए फिर आप एक दूसरा जो मेथड है उससे एपी फाइंड करना, थोड़ा सा आपको लेंथी प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट an निकाल लोगे और जब an आ जाएगा तो आप सारे टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद कर लो। ये कब यूज करोगे, जब आपको सम दिया हो, n फॉर्म में सम दिया हो और an फाइंड करना हो। ध्यान दो, ये कब निकलेगा, जब हमें सम मालूम हो और an फाइंड करना हो। तो आप डायरेक्ट लगाओगे an इक्वल टू SN-1। ये कैसे फाइंड करेंगे हम इसको चलिए देखते हैं। चलिए हम इसको लगाते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर an इक्वल टू SN आपको पता है, तो SN की वैल्यू है n इंटू 4n प्लस 1। अब ध्यान दो, यहाँ SN था तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया वैल्यू, समझो इस बात को। लेकिन इस प्लेस पर आगे आओ, SN-1 है, यानी कि जहां n है, जिस प्लेस पर n है वहां पर हमें क्या करना है, n-1 रखना है। तो अब क्या करोगे, यहां से प्लस माइनस, यहां से क्या करोगे, माइनस लगाओगे और n के प्लेस पर n-1 रखोगे, यानी कि n-1। इस n के प्लेस पर मैंने n-1 रखा और यहां से अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू n-1। हम क्या कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ n वी सब्स्टिट्यूट दैट n-1। ठीक है ना, इस वाले में हम जहां जहां n है वहां पर n-1 रख रहे हैं। ठीक, और फिर प्लस 1, ये आप कर रहे हो। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो an आ जाएगा, तो यहां से कर लो 4n² आ जाएगा प्लस n-1 ब्रैकेट रहने दीजिए अंदर और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4n-1 माइनस 4 प्लस 1 ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 4n² प्लस n, यहां से मल्टीप्लाई अगले स्टेप पर कर लो, n-1 इंटू 4n माइनस 3, ये आ जाएगा आपका। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर दो, तो 4n² प्लस n माइनस 4n² माइनस 3n माइनस 4n प्लस 3, ये आप सिंप्लीफाई कर दोगे, अंदर ब्रैकेट बोथ आ गई। देन यू फाइंड हियर 4n² प्लस n, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस में, तो माइनस 4n², 3n 4n यानी कि 7n, माइनस माइनस प्लस अंदर जाएगा तो 7n हो जाएगा प्लस में, एंड 3 यहाँ पर जाएगा तो माइनस के साथ, तो माइनस 3, ये आपका आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आ जाएगा 4n² यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और n 7n यानी कि आ जाएगा 8n और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3। तो आपके पास an आ गया, जो an मिल गया आपको वो मिल गया 8n माइनस 3। ये तो अगर एनसीईआरटी बुक आप लगा रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा 15 या 16 क्वेश्चन नंबर है 5.3 एक्सरसाइज का, वहां पर an आपको पता है, ठीक है ना, और आपको ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पूरी सीरीज एपी में बताया है पहले से, तो अब आपको an पता हो गया तो अब तो पूरी सीरीज निकाल सकते हो ना। क्या करते हो, यहाँ पर क्या करो, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, देन विल बी फाइंड हियर a1 इक्वल टू, अब यहां से हम इसको रफ कर देते हैं, तो
देखिए ऊपर मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब आप निकाल सकते हो कि an आ गया। अब आप निकाल लो a1 कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, n की जगह पर 1 रखेंगे प्लेस पर, तो 1 इंटू -3 इक्वल टू 8 1 जा 8 -3 5। a2 निकालोगे 8 इंटू 2 -3, ये कितना आएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 -3 तो आ जाएगा 13। a3 आप यहां से a3 निकाल लो। अब n के प्लेस पर क्या रखोगे 3 रखोगे, तो 8 इंटू 3 -3 इक्वल टू 8 3 जा 24 और 24 से 3 माइनस करोगे तो 21, ये आपका आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी सीरीज निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एपी जो आएगी, रिक्वायर्ड एपी जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, a1, a2, a3 एंड सो ऑन इक्वल टू आ जाएगा 5, 13, 21 एंड सो ऑन। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। रिक्वायर्ड एपी जो है आपकी ये मिल जाएगी, ठीक है ना। ये तो ये भी एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो बेटा और एक चीज मैं आपको यही बता देता हूं कि इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और है, उसको कैसे करेंगे वो प्रॉब्लम आप, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये एक लास्ट प्रॉब्लम आई होप कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने क्लास में बहुत बार कराया था और आपको बताया भी था कि कैसे इसको करते हैं, इसका मतलब क्या है। लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये एक्चुअल में एन टर्म की तरह निकालना है कि यंत्र टर्म जैसे फाइंड करते हो, बिल्कुल वही प्रॉब्लम है। अब ये कह रहा है कि कौन सा इस सीरीज का टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो यंत्र टर्म का फार्मूला यानी कि टीएन या फिर आरएएन जो फार्मूला है, ये कह रहा है कि कौन सा फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा। तो यानी कि जो भी टर्म आएगा वो लेस देन 0 आएगा, वैल्यू जो होगी इसको ये क्या होगी, लेस देन 0 आएगी नहीं आएगी। अगर जैसे कोई कह रहे हो कि ये कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये जो होगा वो 0 से कम होगा। फर्स्ट टर्म जो आपका यानी यंत्र टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव का मतलब वो 0 से नीचे आएगा। तो इसका मतलब हमें एन जो है वो लेस देन 0 फाइंड करना है। तो जैसे आप मान लो यहाँ एन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। अब आप यहां से ये फाइंड करोगे, ये लेस देन 0 आएगा। आपने यहां से लेस देन 0 निकाल लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको क्या करो सिंप्लीफाई कर डालो। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे यहां से तो n इक्वल टू आएगा क्या, ध्यान दो। अब अगर आप यहां से n a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो, n की वैल्यू रखो, तो सारी चीजें अगर यहां से रख करके सिंप्लीफाई करोगे तो देखो हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। a इक्वल टू 53 है प्लस n फाइंड करना है और d कितना आएगा 48 माइनस 53 तो नेगेटिव में आएगा, d कितना आएगा नेगेटिव आएगा। तो यहां से d की वैल्यू जो होगी वो कितना आएगी, इसको देख लो। तो 48 53 तो 5 आ जाएगी माइनस में, ठीक है ना, और लेस देन 0 ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 53 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0। यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 58 कितना आ जाएगा 58 माइनस 5n लेस देन 0, ये आ जाएगा आपका। और इसको ट्रांसफर कर लो, तो ट्रांसफर करोगे तो इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा 5n ग्रेटर देन, ये कन्वर्ट आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे इसको लिखो, ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं। तो माइनस 5n इक्वल टू आ जाएगा माइनस 58। अब जब साइन चेंज करोगे ये लेस देन, जब साइन चेंज करोगे तो साइन पलट जाता है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो ये आ जाएगा 5n ग्रेटर देन 58। और इसको सिंप्लीफाई करो, n के टर्म्स में निकालोगे तो n ग्रेटर देन कितना आएगा, इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। लाइक दैट इसको आप ऐसे लिख दो 5/5। इसको जब आप डिवाइड करके सिंप्लीफाई करोगे तो फुल्ली तो ये कैंसिल होगा नहीं, इसको अगर काटो यानी कि इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये
दो आंसर दे रहा है। एक तो ये हो सकता है कि ग्रेटर देन 11 हो, ग्रेटर देन 11 यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा 5 1 5 5 3 6 11.6 आएगा। और आप कह रहे हो कि n की जो वैल्यू है, आप ये कह रहे हो कि n ग्रेटर देन कितना है 11.6, तो एक्चुअल में n की वैल्यू होगी क्या, अब आपको ही बताना है। जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 11.6 है तो पॉइंट में तो कोई टर्म्स होता नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको होल में लिखेंगे, तो लिखेंगे n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12, यानी कि हम इस सीरीज में n इक्वल टू 12 रखेंगे तो वो जो टर्म आएगा वही क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो यहां से आपको, अब जैसे आपके पास अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो आप लिख दीजिए, चलिए आगे बढ़ जाइए, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप यहां से निकाल लो। ठीक है, निकाल करके ये चेक कर लो कि क्या 12 टर्म नेगेटिव में है कि नहीं है। ठीक, अगर टाइम है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कौन सा टर्म आएगा, 12th टर्म, ये कौन सा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स जो होगा, देयरफॉर हियर फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 12, देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 12। ठीक है ना, तो ये आपका है। तो इस तरीके से एपी में हमने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम करा दिया है, और ये आज मैंने एक क्वेश्चन और भी दो कराया जो लगता था मुझे कि हाँ ये क्वेश्चन कराने लायक है। और भी एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, जैसे आपको 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर के बीच में कोई सीरीज या टर्म्स निकालना रहता है, तो उस तरीके के प्रॉब्लम में भी आपको जानते हैं, जैसे 3 से मल्टीपल, फाइंड 2 डिजिट सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल बाई 3। तो अगर 2 डिजिट मल्टीपल बाई 3 है तो 2 डिजिट में मल्टीपल बाई 3 का क्या होता है, अगर आप देखें डिजिट कहां से, देखिए 2 डिजिट और 3 डिजिट्स, यही दोनों में से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब 2 डिजिट में नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 to 99, 3 डिजिट में कहां से स्टार्ट होता है, 100 to 999। अब कोई भी डिजिट से डिविजिबल हो, मल्टीपल हो, डिविजिबल हो, कुछ भी लिखा हो, तो आपको ये चेक करना है, जैसे मान लीजिए 3 से मैंने कहा 2 डिजिट में, तो आप ये चेक कर लो शुरू से 3 से डिविजिबल या मल्टीपल कौन सा नंबर है। तो यहाँ 3 से बात करोगे तो 12, फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 12, लास्ट करोगे तो यही लास्ट हो जाएगा 99। ठीक है, अब आप 3 इधर से बढ़ाते जाओ, इधर से 3 घटाते जाओ, आपको मिल जाएगी एक सीरीज। ठीक है, जो भी कहेगा, सम कहेगा तो आप निकाल लो, यंत्र टर्म कहेगा निकाल लो, 10 टर्म कहेगा तो निकाल लो, जो भी आपका कहेगा वहां से निकाल सकते हो। ऐसे 3 डिजिट में भी कहेगा, 3 डिजिट में कह रहा है तो जितने से भी मल्टीपल या डिविजिबल कह रहा है यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ से थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है कि अगर ये 3 से नहीं कहता, कोई नंबर कहेगा तो आप यहाँ से एक एक करके देख लो। तो आपको क्या करना रहता है कि इसमें से शुरू के टर्म्स निकाल लो और लास्ट के टर्म निकाल लो, ये आपको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। हो सकता है जैसे 3 वाले में डायरेक्ट पता चल गया, अभी इसमें 3 वाले में तो डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन कुछ ऐसे मल्टीपल मिल सकते हैं जैसे 7 का कह दिया, 8 का कह दिया, तो आपको डायरेक्ट नहीं पता है ना कि 999 डिविजिबल लेके नहीं है, तो आपको पीछे आना पड़ेगा, 998 आना पड़ेगा, 997 आना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कहाँ पर है। जैसे ही लास्ट मिल जाएगा उसके बाद जो भी मल्टीपल या डिविजिबल हो उसको घटाते जाओ, सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो जैसे एक चीज ये भी जानिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं कि ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द 10 टर्म्स ऑफ द फर्स्ट डिविजिबल नंबर, यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें मिला दे। फाइंड द हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 3 ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो ये तो फाइंड करने के लिए आपको ये चीज करना पड़ा, लास्ट पता चल गया, ए मालूम है, बी मालूम है, और आप डायरेक्ट लगा दो, n टर्म आ जाएगा, यानी कि टोटल कितने टर्म डिविजिबल है 3 से 2 डिजिट नंबर में, हमें ये पता चल गया। आल्सो फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स या 15 टर्म्स, 2, 3, 4 टर्म्स, देन तो वहां पर अभी मैंने इससे पहले एक प्रॉब्लम दिया था, उसमें इसको आल्सो ज्वाइन कर दिया था। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि उसी जैसे आपने n इक्वल टू यहाँ 15 निकाला, टोटल टर्म कितने डिविजिबल है, मान लो यहाँ पर 15 टर्म। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि उस केस के लिए n उसी के लिए लगा रहे हैं, सम का मैंने कहा तो an से आपने ये निकाल दिया और n में आप लगा दिए n/2 इंटू a प्लस n, और जबकि मैंने n यहाँ पर 15 नहीं दिया था, हमने n 12 दिया था। n क्या दिया था, 12 दिया था। तो जब हमने n ये दिया ही नहीं है, क्योंकि n ये पूरी सीरीज में n टर्म, अगर उतने का सम कहें
अगर उतने ही टर्म का सम कहा जाएगा तब तो आप डायरेक्ट यल लगा के सॉल्व कर दोगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन आता रहेगा, सिर्फ आप अपनी गलती की वजह से, आप अपने टाइम की वजह से ही आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे, वरना आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप टर्म 1 में 50% क्वेश्चन करके आ रहे हो, यानी कि 50 मार्क्स में से आप पा चुके हो। 35 नंबर 38 नंबर तक बच्चे पाए हुए हैं 40 में, 5-6 बच्चे तो 40 में 40 पाए हैं, तो आप और उसमें आप 50 पा के आ रहे हो। तो इसमें भी थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, थोड़ी सी आप वो कर लोगे, गलत नहीं करोगे, तो आप एक अच्छे रिजल्ट मैथ में 100 में 100 भी ला सकते हो। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बस क्वेश्चन सारे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी के आएंगे, सब पढ़े हुए आएंगे, सारे आपको आते रहेंगे। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है ये भी देखना है, क्योंकि वहां प्रेशर होता है। मैं ये मान रहा हूँ कि प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी आपको इतना कंसंट्रेशन बना के रहना है, टाइम इतना बचा के चलना है कि हम रिवाइज देख सके, उसको क्वेश्चन को कहाँ गलत कर रहे हैं पढ़ सके सही। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन घुमा सकता है, अगर घुमाना होगा 3 नंबर में लाना है तो 2 नंबर में तो आपको दे देगा कि सीरीज 2 डिजिट नंबर का सीरीज कितने नंबर डिविजिबल है 3 से, ये बताओ। उसके बाद सम पूरे का नहीं कहेगा, आल्सो फाइंड द 10 टर्म का सम, तो बच्चे करके आएंगे यल लगा करके इस फार्मूले को, तो आप इस फार्मूले से सम नहीं निकालेंगे। आपको जितना टर्म दिया जा रहा है फिर इसमें कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला, डी वाला फार्मूला लगाओगे, n/2 2a + n-1 × d, तब आप लगाओगे, क्योंकि आपको 15 टर्म का नहीं, n के जगह पर आपको 10 टर्म का सम निकालना है इसी सीरीज का। ठीक है, आप तब यल लगाओगे ये वाला फार्मूला जब आप n नंबर आप टर्म्स 15 हो और उतने का ही आपको सम निकालना हो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एक प्रॉब्लम और है, उसको भी मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ, और ये एनसीईआरटी बुक में तो शायद है कि नहीं है, लेकिन जैसे आपको आता है कि 3 टर्म्स दिए जाते हैं, x + 1, x - 1, यहाँ से मान लो 5 और ये x - 1, ये 3 टर्म्स दे दिए जाएंगे इस तरीके से, और कहेगा इट इज द कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें आपको पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो यहाँ से D1 और D2 का फार्मूला, ये कॉमन डिफरेंस की जो प्रॉपर्टी है उससे हम इसको साइन करते हैं। जैसे D1 यहाँ से निकाल लो A2 - A1 और D2 निकाल लो A3 - A2, ये। अब यहाँ से सिंस D1 = D2 आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो A2 - A1 = A3 - A2। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल दो। वैसे ये क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग वेरिएबल्स में देंगे तो 2 नंबर में आ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसमें ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। और अब आपके गिने चुने दिन हैं, मतलब 5 को जो है मैथ का पेपर है, तो आज इसमें 3 तारीख हो गई अप्रैल में, और देखा जाए तो 7 चैप्टर्स हैं मैथ के, और 27 से आपका पहला पेपर स्टार्ट है, तो अभी ज्यादा दिन नहीं बचा है। आप देखें तो 3 दिन का गैप, अभी 3 दिन का अगर टाइम देखें हर एक चैप्टर के पास, तो आप उसकी हेल्प से आसानी से अभी फिर से पूरे चैप्टर एनसीईआरटी बुक को, पूरी बुक को आप लगा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी बच्चे अच्छे, मतलब जिनको मैथ आती है, वो अभी सब कुछ छोड़ करके अपना फोकस इस एकेडमिक एग्जाम पर दें। बाकी हमें पता है आपको मैथ आती है, आप एक बार टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव मैथ पढ़ चुके हो, तो ऑब्जेक्टिव लगाना एक अलग चीज है, एकेडमिक ये डिस्क्रिप्टिव में मैथ लगाना समझाना एक अलग चीज है। देखिए आंसर निकाल देना, कहीं आपको सिर्फ ये कह दें कि हाँ मुझे आंसर बता दो, तो ओरल भी आप बता दोगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओरल में भी आंसर बता दे बिना कॉपी पेन उठाए बहुत सारे क्वेश्चन के, लेकिन आपको ऐसा नंबर तो यहाँ मिलने वाला है नहीं। भाई आपने टर्म 1 में देखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपके पास 4 आंसर लिखे होते हैं, 1 2 3 4, ये कोई क्वेश्चन उसके 4 आंसर दिए गए हैं, आपको सिर्फ टिक करना है, ना कि कहीं कुछ लिखना है। तो आपने उसको, उसी मेथड को मैं अभी इधर क्लास में देख रहा था, बहुत सारे बच्चे उसी मेथड से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लिखने की प्रैक्टिस करो, जिस मेथड से आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पेपर में देना है। 1 महीने सिर्फ आप मेहनत कर लो, उसके बाद आप खूब शॉर्ट कर लगाना। आप एक को दिन न पेन उठाओ, अपने आप माइंड में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, पूरी मैथ सॉल्व कर लो। हम तो यही विश करेंगे आपको पूरी मैथ माइंड में ही आ जाए, उससे अच्छी और क्या बात है। लेकिन अभी 1 महीने के लिए आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये रियलाइज होगा हर चैप्टर में कि किस प्रॉब्लम पर कितना टाइम लग रहा है। आप शॉर्टकट मेथड से करते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हो और उसके बाद डायरेक्ट लिख दे रहे हो,
तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर लिया, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों में बहुत अंतर है। आप दोनों को सेम नहीं कह सकते हैं। समझने की बात सेम है, लेकिन अगर आप उसको लिखने की बात करोगे तो दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए आप अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी आप प्रैक्टिस जो करिए वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करिए, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करिए। हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को आता है, वो कहते हैं मैं एग्जाम में सर कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जाम में उसी, या तो उनकी फिर स्पीड गड़बड़ रहती है, वो वहां पर जल्दी जल्दी में करते हैं या टाइम नहीं सेट कर पाते हैं, तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत करके आते हैं अच्छे बच्चे। तो ये कहना कि नहीं एग्जाम में कर लेंगे, वो आपके लिए एग्जाम में करने से अच्छा है कि अभी से आप उसकी प्रैक्टिस बनाओ, सॉल्व करो, टाइम लगा के टाइमर के अंदर करो कि हमें 12 क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देने हैं, 12 क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट सारे करके 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन कितनी देर में कर रहे हो। हर चैप्टर में ये ट्राई करो, तो हर चैप्टर में 12 क्वेश्चन का टाइमर लगाओ 2 घंटे का, शॉर्ट उसमें से ले लो, 6 क्वेश्चन शॉर्ट ले लो, फिर 6 क्वेश्चन आप थोड़ा सा और उससे लेंदी ले लो। इस तरीके से आप 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन का एक स्लॉट बनाओ, 2 घंटे का टाइम रखो और उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग का मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सोल्यूशन निकालो। देखो क्या आप 2 घंटे में 14 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम अब अगले टॉपिक पर, अगले किसी चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो मैंने पहले बता दिया कि जो नया बैच है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जिन बच्चों को कोई भी डाउट होता है वो नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे जरूर। आप सबको मालूम है मेरा नंबर 191405392200। और नया बैच जो 10th का है और 12th का है वो स्टार्ट है 5 अप्रैल से, और उसको ज्वाइन करने के लिए आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी, तक के लिए थैंक यू।